चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। वो चीजें सामने आती है, एक तो माइनॉरिटीज अकलियत की क्या पोजीशन थी इस्लाम में, बराबर के शहरी थे, और दूसरी ये कि आम शहरी भी खलीफा वक्त के सामने खड़ा हो सकता है और केस जीत सकता है। ये आज भी दुनिया के अंदर आप अगर कहीं भी दुनिया के कोई भी मुल्क ले लें, आज भी ये नहीं पॉसिबल। सो वो एक आजाद माशरे के अंदर एक कौम उठी थी, और मैं इसलिए लोगों को बार बार, क्योंकि बड़ी बदकिस्मती है हमारे, मैं जब HSN कॉलेज, मेरे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया, मैं जब वहां से निकला तो मुझे अपनी तारीख का कोई आइडिया नहीं था, मुझे इस्लाम की तारीख का आइडिया नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी में अपने तजर्बे से मैं फिर अपनी जिंदगी हमेशा इवेल्युएट करता रहता हूँ, अपनी तनकीद करता हूँ, अपने आप को कोशिश करता हूँ कि अपनी गलतियों से सीखूं। तो मैंने जब दो माशरे, बरतानिया जिधर मैंने 20 साल गर्मियां गुजारी और पाकिस्तान, तो मैं दोनों माशरों को जब एनालाइज करता रहता था तो मैं खुद कई चीजों के ऊपर कई नतीजों में पहुंचा। तो वो जो दौर था 622 से लेके 632 तक, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए और फिर दुनिया से गए, उसके अंदर उन्होंने इंसानों को आजाद कर दिया। ये देखिए, ये जो आजादी सहाफत है ना, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इससे बड़ी ये एक हिस्सा है इंसान को आजाद करने का, क्योंकि इंसान को ज़हनी तौर पे जब आजाद होता है तो वही कौमें ऊपर जाती हैं, वो इंसान बड़े काम करते हैं, गुलाम कभी बड़े काम नहीं कर सकते। इसलिए इलामा इकबाल, सारी जो इलामा इकबाल की आप शायरी पढ़ें तो वो गुलाम मुसलमानों को जगाने की कोशिश कर रहे थे, खुदी को और खुददारी को, जो उनके कॉन्सेप्ट्स थे, वो लोगों को जगा रहे थे। क्योंकि गुलामी जो सबसे बुरी एक इंसान के अंदर चीज करती है, उसके अंदर एहसास कमतरी डाल देती है। मुझे तो बड़ी अच्छी तरह, हम जब एयाज अमीर की तरह, हम भी पहली जनरेशन है जो पाकिस्तान में बड़े हुए, आपको सिर्फ मैं गुलामी बताता हूं कि क्या जुल्म करती है एक इंसान के ऊपर, उसके पोटेंशियल को कैसे खत्म करती है। जिमखाना क्लब होता था, पंजाब क्लब, सिंध क्लब, आजाद हुए हम 47 में, 74 तक सिंध क्लब के अंदर आप पाकिस्तानी कपड़े पहन के नहीं जा सकते थे, आपको सूट पहनना पड़ता था 74 तक। और खैर सारे अंग्रेजी बोलते थे जिस तरह के, और मैंने बताया उर्दू जब बोलते थे तो बिलावल की तरह बोलते थे, बारिश आटा अपने वो जब वेटर से बोलते थे तो कि हम शर्म आती थी अपने आप से। सो ये गुलामी एक इंसान के ज़हन को उधर रख देती है कि वो अच्छा गुलाम ही बन सकता है, हम अच्छे सूट ही पहन सकते हैं, हम अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। लेकिन जो एक्सप्लोजन हुई थी मुसलमानों की, जब हमारे दुनिया के सबसे अजीम लीडर ने इंसानों को ज़हनी तौर पे फिक्री आज़ादी दी थी, तो उन्होंने हर चीज में दुनिया की इमामत की थी। सब 200-300 साल तक सारे साइंटिस्ट पाकिस्तान मुसलमान थे। तो वो जो मेरी कोशिश है कि ये जो मैं हकीकी आज़ादी की बात करता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी कौम आज़ाद हो, और सिर्फ आज़ाद कौम ऊपर जाएगी। लेकिन वो कौम तब तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक पहले तो हम अपने माशरे के अंदर ये जो आज़ादी राय, इसको अंडरस्टैंड करें। मुझे कहते हैं लोग कि जी आपके दौर पे थे तो आपने पता नहीं कोई सख्तियां की। पहले तो मैं यकीन आपको दिलाता हूं, मैंने कभी, मुझे आज़ाद मीडिया से खौफ नहीं हुआ। नहीं, उसकी वजह आप डरते तब हैं, क्यों डिक्टेटर डरते हैं, या क्यों आप जब भी कोई आप देख लेना मिडल ईस्ट के अंदर जो बादशाह था वहां कोई राय नहीं, क्यों है? क्योंकि वो कंट्रोल चाहते हैं लोगों का। करप्ट पॉलिटिशियंस, नवाज शरीफ ने, मुझे अभी भी याद है 97-98 में होगा कि वो नजम सेठी को उसने तनकीद की इसकी करप्शन पे, उसने उसको बंद करके 3 दिन मार पड़वाई। और मैं अफसोस करने गया तो अभी ये इमरान रियाज बात कर रहा था, वहां ये नहीं उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी पाकिस्तानियों से कॉल आई जब नजम सेठी को उसने मार पड़वाई नवाज शरीफ ने, उसने कहा मुझे स्ट्रोप टालबोर्ड से कॉल आई है, अमेरिका से कॉल आई है कि जी बड़ा जुल्म हो गया।
क्यों ये इनको खतरा होता है? क्योंकि इन्होंने करप्शन की होती है। जब करप्शन की होती है तो इनको कंट्रोल करना होता है, और या फिर तुमने कानून तोड़ने होते हैं। मुझे एक इशू होता था। देखें, आजादी राय का मतलब ये नहीं कि आप लोगों की तौहीन करें, स्लैंडर करें। अब मैं, क्योंकि इंग्लैंड में मैंने केस लड़ा हुआ है अदालत के अंदर डेफेमेशन का, तो वहां तो अगर आजादी राय है तो साथ पूरा ये भी आपको चेक और बैलेंस है। आप हर कुछ किसी की पगड़ी नहीं उछाल सकते, तो लोगों को मौका मिलता है कि अदालत में जाके अपनी इज्जत बहाल करे या डेफेमेशन के केस करे। बदकिस्मती से मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरे ऊपर इसी नजम सेठी ने कोई बड़ी गलत बातें रखी, मैं इसको अदालत में ले गया। मेरे दौर में तो वो केस लगा ही नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिलता तो बेचारे आम लोगों को क्या मिलना है। सो जब आपके पास आजादी आती है उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। मैंने जितना टाइम बरतानिया में गुजारा उसके साथ जिम्मेदारी होती है आजादी के साथ। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैंने अभी अयाज अमीर ने बड़ी डिटेल्स में इस चीज के ऊपर बात की। मैं अपनी जरा एवोल्यूशन बताता हूं कि हम जब 90s के अंदर तमाशा देख रहे थे, दोनों पार्टीज आई, दो दफा करप्शन में दोनों को निकाला गया, तो तब हमारे इन दोनों पार्टीज को देख के मेरे भी ज़हन में आया कि शायद कम करप्शन होगी कि अगर मिलिट्री से फिर होगी। ये हमने वहां की सोचना शुरू कर दिया। इससे बेहतर तो है वो ज़िया के जमाने में ग्रोथ रेट भी ज्यादा थी, इकोनॉमी भी आगे थी, लग रहा था। तब और चीज है कि तनकीद नहीं थी तो इससे कई चीजें पता ही नहीं चलती थी। तो हमने भी ये सोचना शुरू किया, क्योंकि इन्होंने जो दोनों दफा करप्शन में गई, इनके ऊपर पूरे दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो केसेस बनाए करप्शन के, कोई सरे माल था, कोई हुदैबा पेपर मिल थी। मुझे याद है फारूक लगारी जब वो केयरटेकर गवर्नमेंट आई 96 में, तो उन्होंने मुझे पूरी फाइलें दी कि बेनजीर और जरदारी ने $1.5 अरब मुल्क से निकाला। मैं अब बात कर रहा हूं 96 की, और नवाज शरीफ ने भी $1.5 बिलियन मुल्क से बाहर निकाला। तो मैं तो पॉलिटिक्स में आई करप्शन के खिलाफ था। देखिए, और करप्शन जो है ना वो एक सिम्टम्स है जिस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना हो। जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता उधर करप्शन होती है। रूल ऑफ लॉ भी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ताकतवर के लिए जब तक आप कानून के नीचे नहीं लेके आते, वो रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो फिर ताकत की हुक्मरानी है जो जंगल का कानून है। तो मैंने जब देखा कि ये दो बारी लेके आए और दोनों आके, नवाज शरीफ ने जितनी देर मैं प्राइम मिनिस्टर था इतनी इससे कम टाइम में इसने 17 फैक्ट्रियां बना ली। 3 साल के अंदर 17 फैक्ट्रियां बना ली, और गवर्नमेंट बैंक्स से कर्जे लिए। अब ये जो फर्क क्या था, मैंने बरतानिया का सिस्टम देखा हुआ था, उनकी पार्लियामेंट देखी हुई थी, उनके पॉलिटिशियंस के ऊपर मैंने जो उनके ऊपर चेक्स और बैलेंसेस हैं, जो उनकी इखलाकियात है, वो मैंने देखी हुई थी। तो हम चाहते थे हमारा भी मुल्क आगे बढ़े। इन्होंने आते साथ ही दोनों पार्टीज ने मिलके सब लग गए पैसा बनाने के लिए। तो मैं आया था करप्शन के खिलाफ, और आप जब मुशर्रफ का दौर आया तो मुझे याद है जनरल अमजद ने फाइलें दिखाई इनकी चोरी के ऊपर, बताया कि इन्होंने कितनी करप्शन की हुई है। और हमने जनरल मुशर्रफ की शुरू में सपोर्ट इसलिए की कि हम समझे कि जनरल मुशर्रफ वाकई करप्शन खत्म करने आया है। वो बाद में पता चला कि वो करप्शन के नाम पे हम सारे उसकी सपोर्ट कर, वो भी पावर के लिए आया था, और इन्हीं लोगों को फिर एनआरओ दे दिया उसने। जबकि किसी की राइट नहीं है कि आप पब्लिक का पैसा चोरी हो वो माफ कर दे। करप्शन का मतलब होता है पब्लिक का पैसा चोरी का मतलब होता है मेरा कोई चोरी करे। करप्शन है जो अवाम का पैसा चोरी करे, तो उसके पास तो राइट ही नहीं था कि उनकी चोरी माफ करना। बहरहाल उसके बाद ये दो आया और इन्होंने जो 10 साल में किया। अब जो मुझे चीज सबसे जिस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, मैं हमेशा समझता रहा कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको ज्यादा मुल्क की फिक्र होगी, और वो इस चीज को होने नहीं देंगे। वो जब देखते हैं चोरी तो वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे। क्योंकि मुझे थ्रू आउट जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से
कई दफा मुझे ISI ने मुझे बताते थे इनकी चोरी के, ये जी फलाने इन्होंने इतनी चोरी की। ये भी जो दौर था इनका 2008 से लेके, तब भी मुझे वो मटीरियल जी उसने इतना चोरी कर लिया, वो चाइना जाके तो इतनी किकबैक्स ले ली, ये मुझे बताया करते थे कि वो जी इसका हमजा सलमान शहबाज ये वो चाइना पहुंचा था किकबैक्स लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। ये सारी इनसे मुझे इंफॉर्मेशन आई थी। और जब मैं फिर प्राइम मिनिस्टर बना तो सारे केसेस सबको पता था कि इनके केसेस कौन से हैं, और बदकिस्मती से जो नैब थी वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। तो मुझे तब भी समझना है कि केसेस सारे मैच्योर हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो बाद में पता चला किसी का शफकत का हाथ था, वो कभी एक्सीलरेटर दबा देते थे फिर कभी वापस आ जाता था। हम जनाब देख रहे हैं तमाशा, गालियां हमें पड़ रही है कि जी आपने वो किसी को नैब में लेके जाते थे तो मुझे गालियां निकाल के अंदर जाते हुए भी बाहर निकलते हुए भी। लेकिन हमारा हाथ में, मेरे हाथ में नैब किधर थी। मैं तो कहा अगर मेरे हाथ में नैब होती तो ये बड़े आराम से कम से कम 15-20 लोगों से हम अरबों रुपया निकाल लेते, इनको जेलों में डाल के। अच्छा अब जनाब ये अप्रैल में जो हुआ, मैं जो मेरे ज़हन में जो शौक है, चले हम ये नहीं किसी को अक्यूज करते कि वो एक साजिश का हिस्सा थी, लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूं एस्टैब्लिशमेंट से कि आपने इन लोगों को कैसे हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया, जबकि आप खुद ही बताते थे कि इनकी कितनी चोरी है। इसका तो यह मतलब कि चोरी आपके लिए बुरी चीज नहीं है। और मैं इसलिए एक मुल्क में ये अपने दौर में मैंने शुरू कर दिया था रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बना के सीरत नबी अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि जो अमर बिल मारूफ है वो एक माशरे का कॉर्नरस्टोन होता है। एक माशरा जब अच्छाई के साथ खड़ा होता है और बुराई के खिलाफ खड़ा होता है तो माशरा फाइट करता है बुराई, करप्शन को माशरा फाइट करता है। लेकिन जब आप बुराई को बुराई ना समझे, करप्शन बुरी चीज ही नहीं है, चोरी बुरी चीज नहीं है, तो मेहनत कौन करेगा आपके माशरे में। अगर आपने माशरा अपना तबाह करना है, आपको कोई एटम बॉम्ब फेंकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इखलाकियात खत्म कर दे, अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर दे। मौलाना रूमी की बड़ी फेमस saying है, किसी ने पूछा मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है, उन्होंने 2 दरख्तों का बताया, एक बड़ा खुशबूदार और एक बड़ा बुरा दरख्त। उन्होंने कहा जब एक कौम इनके अंदर फर्क करना खत्म कर देती है, अच्छे बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती। इसलिए ही जो मदीने की रियासत थी वो अमर बिल मारूफ पे खड़ी हुई थी। सारे माशरे को हुक्म किया गया था कि आपने बुराई के खिलाफ खड़े होना है। अब मैंने इंग्लैंड के अंदर ये देखा है, मैं अमर बिल मारूफ पे वो चल रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि उनका एक बहुत बड़ा नाम था लॉर्ड जेफरी आर्चर, बड़ा मार्गरेट थैचर का राइट हैंड, उनकी प्राइम मिनिस्टर का राइट हैंड आदमी था। हर जब उनकी सारी सोशल कैलेंडर के ऊपर वो था, उसकी हमेशा उसकी अखबारों में उसकी मूवमेंट्स आती थी। उसने एक अदालत के अंदर उसने एक झूठ बोल दिया, केस था डेफेमेशन का, उसने झूठ बोल दिया। आप सोचे कि इतना ताकतवर आदमी, उसने झूठ बोला, 3 साल जेल डाला उसे, और जब वो जेल से बाहर निकला किसी घर कोई उसे इनवाइट नहीं करता था। वो जो इतना पॉपुलर आदमी था उसको कोई इनवाइट नहीं करता था। अवाम ने फैसला किया कि जनाब इसने गलती की है, और क्या किया, झूठ बोला। अब यहां सोचे कि लंदन तो थोड़े, पाकिस्तान भी में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और उसके ऊपर फूल फेंके जा रहे हैं। वो जाके उधर जाके वो दूसरा वाला कह रहा है यानी कतरी खत जो एक अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज के लिए एविडेंस प्रेजेंट कर दे और उसको कोई फर्क ही ना पड़े मुल्क में। एक बर्नी मैडॉफ मल्टी बिलियनर बन गया अमेरिका के अंदर। उसके बाद उसे पता चला कि जी बर्नी मैडॉफ ने जो पैसा बनाया था वो एक पॉन्जी स्कीम थी, यानी एक फ्रॉड से बनाया था। उसके 2 बेटे थे और बीवी, उनको भी नहीं पता था। जैसे ही पता चला उनको कि ये फ्रॉड में पकड़ा गया, जब उसे पकड़ा, एक बेटे ने खुदकुशी कर ली
मतलब कि मैं माशरे में नहीं अब रह सकता। दूसरा बेटा सॉलिटरी, यानी अपने आप को उसने आइसोलेट कर दिया और 2 साल के बाद मर गया। बीवी ने तलाक दे दी, यानी उसकी अपनी फैमिली ने उसको डिसोन कर दिया। सिंगापुर के अंदर 2 ली कुआन यू, जो सिंगापुर का बड़ा स्टेट्समैन था, 2 उसके वजीरों में जब करप्शन में पकड़ गए खुदकुशी कर ली। देखिए, माशरा, जब माशरा क्राइम फाइट करता है तब क्राइम आप जीतते हैं। अब मैं जब था, जी फलाने ने पैसा उधर कर दिया, उसने इधर कर दिया, किस किस को पकड़ेंगे आप जब तक माशरे के अंदर आप ये अच्छे बुरे की तमीज नहीं देंगे। और इधर मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अब मुझे, अभी आपने बात की कि जी देखें, कोई सच फलाने के लिए और कोई सच इमरान खान के लिए, ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि गवर्नेंस, कोई कहेगा कि इमरान खान की बेहतर है, कोई कहेगा शहबाज शरीफ की बेहतर है, कह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियंस है। कोई कहेगा कि इकोनॉमी उस टाइम में बेहतर थी, कोई कहेगा मेरे टाइम में, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब कोई लोग करप्शन के अंदर 16 अरब रुपए की करप्शन ओपन एंड शट केस में, अगर FIA को उसका अंडर ट्रायल है, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि जी वो मेरी राय और फर्क है और उसकी राय फर्क है? वो तो इसका मतलब कि जब अब नवाज शरीफ झूठ बोल के 4 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज है लंदन के अंदर जदरिया है, उसके बेटे ने एडमिट किया कि ये बेनिफिशियरी ओनर इन प्रॉपर्टीज की मरियम नवाज है। मरियम नवाज जब छोटी थी, जब प्रॉपर्टीज दी, इसका मतलब नवाज शरीफ का पैसा है। क्या वजह है कि आज तक उसको कई लोग लीडर मानते हैं? बल्कि स्कीम पूरी एक कोशिश हो रही है कि उसको पाकिस्तान के अंदर अभी फिर कि इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई करो और फिर कहें जी अच्छा दोनों को हम इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे देते हैं, यानी मुझे और उसको एक ही जगह पे खड़ा कर दिया। इतने बड़े लुटेरे को कि ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान वो, क्योंकि पता नहीं वो उस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन। देखिए, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और इधर मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज मीडिया अवाम के ओपिनियन को शेप करता है। जिस तरह के इसहाक डार जब गया हार्ट टॉक के ऊपर, तो उसने जो उसका हाल किया है, कोई भी वीकनेस जिसमें हो, ये जिसके ऊपर करप्शन की, वो नहीं जा सकते मीडिया के ऊपर, वो छुपते हैं मीडिया से। या हर रोज शाम को जिनके ऊपर अरबों रुपए करप्शन के केसेस हैं, वो जाके बिठा देते हैं, एक बेचारा PTI का मासूम सा है, वो बिठा देते हैं साथ, वो पंचिंग चल रही होती, तुम चोर हो, तुम चोर हो। सो मेरी सबसे ये जो, और इसी के ऊपर मैं आ रहा हूं कि जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पता था इनकी पास कितने साल, 30 साल से ये मुल्क को लूट रहे हैं, सारे इनके पास केसेस, मुझे इन्होंने दिखाया हुआ। मैं सवाल ये पूछता हूं कि इन्होंने कैसे इनका रास्ता नहीं रोका? अगर मुल्क की फिक्र है तो कैसे आप इनको इजाजत दे देते हैं? एक तो हमें पता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट, अमेरिका की जो पॉलिसी है वो अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। उनका है कि जी वो पाकिस्तान हमेशा एक टेलीफोन करो तो जो काम करवाना चाहे यहां से करने के लिए तैयार है। इसका ये नहीं मतलब कि अगर आज मैं कहता हूं कि बेसिस नहीं दे रहे, या मैं कहता हूं मैंने रूस, ये नहीं कि मैं एंटी अमेरिकन हूं। मैं, उनका अपना इंटरेस्ट है, हमारा काम है अपने लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, ये एंटी नहीं है। लेकिन उनको इतनी आदत पड़ी हुई है यहां कि ये हाथ बांध के सामने खड़े हो जाते हैं। तो मैं ये मुझे इश्यू है कि कैसे एक बाहर से, हमें पता है डोनाल्ड वो तो सबके पास, उसका जो साइफर था वो तो सबके पास है, वो तो आर्मी चीफ के पास भी गया था, प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास भी गया, मेरे पास आया, फॉरेन ऑफिस के पास, तो वो तो हमारे पास पता था कि वो एक अंडर सेक्रेटरी कहता है कि इमरान खान को अगर नहीं हटाओगे तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं हैरान हूं कि जब ये भी पता था कि बाहर से साजिश है, ये भी पता था कि हमारे लोगों को पैसे देके खरीदा जा रहा है, और ये भी पता था कि चोर रिप्लेस करने वाले हैं जिनके ऊपर करप्शन आपके दौर में केसेस बने हुए हैं, फिर कैसे उनको इस मुल्क पे मुसल्लत होने दिया? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है, उनके पास इस वक्त सबसे ज्यादा पावर है, तो पावर के साथ जिम्मेदारी आती है। यह नहीं हो सकता कि पावर आपके पास है और जिम्मेदारी किसी और के पास है। अथॉरिटी और पावर साथ साथ जाते हैं। जब ये ऊपर आए हैं तो आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, जो मर्जी आप कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। ये जो ऊपर आके ऊपर बैठे हैं,
तारीख लिखी जा रही है पाकिस्तान की कि कैसे आपने इन लोगों को हमारे पर मुसल्लत होने, और जो 4 महीने में हुआ है पाकिस्तान के साथ, इन 4 महीने में जो महंगाई के ऊपर सपोजिटली आए थे और आज जो महंगाई है। और मैं आखिर में अब बात करता हूं, अब कोशिश क्या की जा रही है। पहले इन चोरों को मुसल्लत होने दिया, इनकी कोशिश ये थी कि अच्छा जी वो हटाएंगे, जब यहां तो गवर्नमेंट जब हटती है लोग मिठाइयां बांटते, वो नहीं हुआ, पब्लिक निकला इस सड़कों पे। कभी पाकिस्तान में इस तरह पब्लिक नहीं निकली। और उसके बाद जो 17 जुलाई का बाई इलेक्शन हुआ वो एक और शौक मिल गया। जब इलेक्शन कमीशन भी मिले, इंतजामिया भी, बड़ा मुश्किल है, ये तो एक्सपर्ट्स है धांधली के, तो उधर भी जीत गई तहरीक इंसाफ। 25 मई को इन्होंने जो जुल्म किया, इसकी कोई मिसाल नहीं है कि पाकिस्तान घरों में रात के 3-3 बजे जाके औरतें बच्चे बात देख रहे हैं, उनके ऊपर जाके उनको जलील किया। देखें, आदमी अपने ऊपर तो चलो वो ले भी लेता है, लेकिन औरतें बच्चों के रात में 3-4 लोग घर घुसा है तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। खौफ फैलाया गया, उसके बावजूद फिर से उठ गए। और अब क्या फेज है, ये फेज है साइकोलॉजिकली इस मुल्क को ऐसा दबाया जाए कि हम भेड़ बकरियों की तरह ये तस्लीम कर लें जो ऊपर सेटअप आया हुआ है। और इसके लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया के लोगों को जिस तरह उठाया जाता है, कईयों को उठा के फिर जिसने कोई फौज के खिलाफ ट्वीट की हो उसे कहते हैं, उसे पहले उठा लेते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ये नहीं कि मेरे से माफी मांगो, कहो कि इमरान खान ने कहा मेरे इनके खिलाफ ट्वीट करवा। उन सोशल मीडिया वो बेचारे बच्चों को उठा रहे हैं। यहां मीडिया, ये सामने मेरे बैठे हुए हैं, मैंने देखा कि आजमीर ने बड़ी केयरफुली ऐसे वर्डिंग की कि इंशाल्लाह कपड़े अब नहीं फटेंगे इस बारी। ये इनका फॉरेन ऑफिस का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमेसी। और समी इब्राहिम, इमरान रियाज, और मुझे बड़ा अफसोस है कि अरशद शरीफ, अब अरशद शरीफ जब से मैं वो जानता हूं, वो एक अपनी सोच का आदमी है, बहुत ही पेट्रियाटिक, मुहिब वतन पाकिस्तानी है। वो जो समझता है वो ठीक लाइन पर है, उसको पड़ जाता है। और इसलिए उसको लोग देखते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो उसका स्टांस है। उस जैसे आदमी को धमकियां, घर में बाहर गाड़ियां खड़ी, उसको बाहर जाना पड़ा। साबिर शाकिर बाहर चला गया, ARY को बंद कर दिया। ARY का क्या कसूर था? अगर शहबाज गिल से अगर एक जुमला निकल गया है जो को उसको नहीं कहना चाहिए था, जिसको गलत परसीव कर सकते हैं, उसके ऊपर ARY को कैसे बंद किया? वो ARY को उस जुमले की वजह से नहीं बंद किया गया। ऐसी बातें कह बैठे नवाज शरीफ और मरियम और ये जो याज सादिक, फजल रहमान कैसी बातें कह गए फौज के खिलाफ। उनके लिए कभी ऐसी चीज नहीं हुई। उस बेचारे से जो किया है, मुझे तो पहले 2 दिन में पता ही नहीं था उसका। जब हमारा वकील मिल के आया, मुझे तो तब पता चला उस बेचारे से क्या किया। यानी कितना बड़ा जुर्म होगा कि नंगा करके उसको टॉर्चर किया उन्होंने। यानी एक इंसान की डिग्निटी कि उसको पहले आप नंगा करें, फिर उसको बुरी तरह इतनी मारा और उन्होंने उसके सर के ऊपर बंद करके पता नहीं कहीं फराया, मेंटली उसे इतना टॉर्चर किया कि वो बिल्कुल ब्रेक कर दिया उसको। और उसे कलवा क्या रहे हैं कि जी ये कहो कि इमरान खान ने ये सेंटेंस कहा था तुम्हें ये बोलने का। इसके पीछे उसको बंद किया हुआ और उससे जो बेचारा जो उसे हाल किया, मुझे तो यानी मेरे ख्याल में कि हमारा माशरा उधर गिर रहा है, अल्लाह करे कि इसे और नीचे ना जाए। मुझे तो शर्म आती है ये कर क्या रहे हैं, और कर क्या रहे हैं वो इन चोरों को ऊपर मुसल्लत करने के लिए हमें एक्सेप्ट करवा रहे हैं इनको। सबसे खौफनाक चीज ये है, अच्छा कोई बहुत बड़ा मंसूबा हो, कोई पाकिस्तान की बेहतरी हो, चले जी हम ये ऑपरेशन भी टॉलरेट कर लें। ये चोर जो 30 साल से मुल्क को पैसा चोरी कर रहे हैं, 26 साल में इनके अगेंस्ट जहाद कर रहा हूं, उनको एक्सेप्ट करवाने के लिए मीडिया का मुंह बंद, खौफ फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, और फिर आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी तरह
तहरीक इंसाफ टूट जाएगी। हमारे लोगों को कॉल कर रहे हैं, हमारे एमएनएस को कॉल कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स को अप्रोच कर रहे हैं, खौफ बना रहे हैं उनके अंदर। और मैं इसलिए आज सारी अपनी कौम के सामने क्या चाहता हूं कि देखें, ये वाकई एक पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं फिर से कहूंगा कि आज अमीर और मैं, हमारी वो जनरेशन है जो पाकिस्तान के साथ बड़ी हुई है। मैंने कभी अपनी कौम के अंदर ये शऊर नहीं देखा, ऐसी बेदारी नहीं देखी। फैमिलीज रात के 12-12 बजे तक जलसे अटेंड कर रही हैं। मैं जब इन्होंने जब 25 मई को यहां जुल्म किया तो हम बड़ी वो कंटेनर में आहिस्ता आहिस्ता जब आ रहे थे, सुबह के 6 बजे 7 बजे सड़कों के ऊपर लोग खड़े हुए थे और फैमिलीज और बच्चे लोगों ने उठाए हुए। ये कोई भी, मैं ये चैलेंज इनको करता हूं, आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी खौफ फैला लें, ये जो इस वक्त इस मुल्क में बेदारी है और ये जो कौम उठ रही है, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप जो मर्जी कर लें, ये कौम, ये जो बेदारी का और शऊर का जिन है, ये कभी बोतल में आप वापस नहीं डाल सकते। और जितना आप इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे और जितना लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे, उस शहबाज गिल से पूछ रहे जी इमरान खान खाता क्या है? पहले तो उसे कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो, फिर कहते खाता क्या है। मैं सबको बताना चाहता हूं कि ये ऐसे नहीं पूछ रहे खाता क्या है कि उनको मेरी डाइट की इतनी फिक्र नहीं है। 4 शहबाज शरीफ के जो गवाह थे FIA के 16 अरब के करप्शन केस के अंदर, 4 गवाह 2 महीने के अंदर हार्ट अटैक से मरे हैं। उनको खाने का ही पता था कि वो खाते क्या हैं। उसका जो इन्वेस्टिगेटर था डॉक्टर रिजवान FIA का, वो हार्ट अटैक से मरा। जो दूसरा इन्वेस्टिगेटर था उसको हार्ट अटैक हुआ लेकिन बच गया। और ये खाते क्या हैं पता होता है तो ये फिर उनको आगे फिर कैसे उनको ठिकाने लगाते हैं। तो मैं ये आखिर में अपने न्यूट्रल्स को पैगाम देना चाहता हूं, क्या आप को फिक्र है इस कौम की? बिल्कुल याज अमीर ने ठीक बात की। आपको पता है मुल्क किधर जा रहा है? क्या किसी मुल्क की जो माइशत का इस वक्त हाल है, क्या जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती माइशत रिकवर कर सकती है? माइशत कैसे आपकी ठीक होगी जब एक मुल्क में किसी को वाकई नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में क्या होगा। मैंने अगर आज माइशत इस तरह ऊपर जाती है, दौलत में इजाफा तब होता है जब मुल्क में इन्वेस्टमेंट होती है, नौकरियां मिलती हैं, वेल्थ क्रिएशन होती है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो पहले देखता है कि आज अगर मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो 3-6 महीने 1 साल के बाद उसको सर्टेनिटी चाहिए होती है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है अगर पैसा उसने इन्वेस्ट कर रहा है। आज कौन इन्वेस्ट करेगा? और ये अगर ये आपका ख्याल है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई कि जी वो अभी सऊदी अरेबिया से आ जाएगा और उधर से आ जाएगा पैसा UAE से या चाइना ने, इससे तो ये तो कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से कर रहे हैं आप। अगर वेल्थ क्रिएशन ही नहीं हो रही और आप कर्जे लेते जा रहे हैं तो कर्जे तो वापस करने हैं आपने, तो डेट सर्विसिंग तो बढ़ती जा रही है। हम जब पहला साल था तो जितना हमने टैक्स इकट्ठा किया, आधा टैक्स चला गया डेट सर्विस, कर्जों पे सूद देने पे, तो सारे मुल्क के लिए आधा टैक्स रह गया। सो इसलिए ये कोई हल है कि आप समझेंगे थोड़े कर्जे आ गए तो चलो थोड़ा और मुल्क आगे चल जाएगा? हल इसका ये है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ आएगी फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। इसके अलावा साफ और शफाफ, मैं आज चैलेंज करता हूं, साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा मुझे कोई बता दे कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कैसे आएगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो ये मुल्क तो नीचे जा रहा है, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, हल तो किसी के पास है ही नहीं। इसलिए मैं अपने न्यूट्रल से
आखिर में ये कहता हूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। आपको रिव्यू करने चाहिए और सोचना चाहिए कि हमने, ये मुल्क 22 करोड़ के लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है, 60% आबादी हमारी 30 साल की उम्र से कम है, इनको नौकरियां चाहिए। और अगर इस वक्त सही फैसले नहीं होंगे और ये कंपाउंड फेलियर किया जाएगा कि इन्हीं लोगों के ऊपर कोशिश करेंगे कि सख्ती करके, ऑपरेशन करके कहीं हम इन चोरों को एक्सेप्ट कर जाएं। मैं अपनी तरफ से तो कहना चाहता हूं, इनके नीचे, मैं, अगर मुझे कोई कहना कि इनके नीचे मैंने अब अपनी जिंदगी गुजारनी है, मैं समझूंगा कि मुझे मौत उससे ज्यादा बेहतर है बजाय इन चोरों के नीचे मैं अपनी जिंदगी गुजारूं। शुक्रिया।